स्वागत है आप सभी दोस्तों का YouTube के इस चैनल में। छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल की बात की थी, जिसका कालखंड जो था वो तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक चला। उसके आगे से ही शुरुआत हो जाएगी आद्य ऐतिहासिक काल की, मतलब 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलने वाला है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, अब एक बेसिक अंतर समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी के सभी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, मतलब पुरातात्विक खोजों के आधार पर मिलने वाले साक्ष्य। और कितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं तो ध्यान रखिए, एक और प्रकार का साक्ष्य होता है जिसे हम साहित्यिक साक्ष्य भी कहते हैं, जो साक्ष्य लिखित रूप में मिलते हैं। तो चूंकि लेखन कला का विकास प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ था, तो जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी के सभी पुरातात्विक साक्ष्य थे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में आप समझ लीजिए कि लेखन कला का विकास हो चुका था। ठीक, तो इस प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जो भी साक्ष्य होंगे वो पुरातात्विक साक्ष्य होने के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। क्लियर है? मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था। लेकिन हमको ये बात याद रखना है, चूंकि लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन आज भी हम इस काल के लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इससे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे, साथ ही साथ कुछ लेखन कला से संबंधित हमको साक्ष्य भी मिले हुए हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं, जिसे आज तक हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। क्लियर है? तो आद्य ऐतिहासिक काल को क्या बोलना है, हमको कैसे डिफाइन करना है कि इसमें मिलने वाले साक्ष्य पुरातात्विक होने के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी है, किंतु जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं इसे हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता भी आती है, वैदिक काल भी आता है, और वैदिक काल से संबंधित जितने भी साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक, उसे हम वर्तमान में समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वैदिक सभ्यता से संबंधित साक्ष्य जो है वो श्रुति के फॉर्म में होते थे, श्रुति के रूप में होते थे। ठीक है, तो एक तरीके से वैदिक सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य, उसे हम समझ पाने में सक्षम है। तो इस प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाला वैदिक सभ्यता इस आद्य ऐतिहासिक काल का अपवाद माना जाएगा। ठीक है, मतलब साहित्यिक साक्ष्य के रूप में अपवाद माना जाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वहीं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिखित साक्ष्य हम नहीं पढ़ पाते। पूरी तौर पे अगर आद्य ऐतिहासिक काल को डिफाइन करें तो कहना चाहिए कि लिखित साक्ष्य जो है उसे पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता को पढ़ पा रहे हैं हम। इस कारण इसे क्या कह रहे हैं? अपवाद। एकदम क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट आद्य ऐतिहासिक काल के संबंध में, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। समय हम याद रखेंगे, जहाँ से प्रागैतिहासिक काल खत्म हुआ था वहीं से ये शुरू होगा 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। हो सकता हो लाइट चमकने की वजह से यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कब तक चलेगा? 600 ईसा पूर्व तक चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को जैसे कि मैंने बताया दो भागों में विभाजित किया सकता है, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अगर माने तो वहीं से मान लेते हैं 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक आसपास। एग्जैक्ट डेट कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, कहीं पर आपको यह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक भी मिल जाता है, मतलब टाइम पीरियड सभी में अलग अलग दिया हुआ है। तो एक मोटा मोटी तौर पे आपको याद रखना है कि भाई 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता चली है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगी। ठीक है, इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला होगा ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा, और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल, ठीक, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। पूरा टाइम पीरियड क्लियर है? 3000 से 1500 सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल 1500 से 600, और ज़्यादा क्लासीफाई किया तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, और फिर 1000 के बाद से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलने वाला है। ठीक, तो यह था आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम क्या पढ़ रहे थे
कि जो भी ऐतिहासिक काल से संबंधित साक्ष्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिले हैं उसे हमको पढ़ना है। तो इस काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य मिले हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले साक्ष्य पढ़ना है हमको, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, इस कारण मैं लगा दिया यहाँ पर क्रॉस चिन्ह। ठीक, वैदिक सभ्यता को और क्लासिफाई करते हुए पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता की या ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल पंचनद क्षेत्र तक सीमित था, मतलब उत्तर भारत तक सीमित था। ठीक है, गंगा नदी वाले क्षेत्र पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं पाते हैं। इवन ऋग्वैदिक काल में नर्मदा नदी तक का वर्णन नहीं है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के पास से गुजरती है, मतलब मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसका भी वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं इस काल के। ठीक, आगे बढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। अब इस उत्तर वैदिक काल में हमको नर्मदा नदी, जो रेवा नदी के रूप में वर्णित थी, उसका साक्ष्य मिलता है। मतलब रेवा नदी को, मतलब नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो ध्यान रखें, कौशितकी उपनिषद में, कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत, एक पहला श्रेणी आप जानते हैं सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी की। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी का एक्सपांशन, कुछ एक्सपांशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी है। ठीक है, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, कोरिया वाला भाग, उसमें जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है वो विंध्य श्रेणी की है, जैसे कैमूर पर्वत श्रेणी है ना। तो विंध्य पर्वत और रेवा नदी का वर्णन इस कौशितकी उपनिषद में है, जो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, चूंकि विंध्य पर्वत और रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी का वर्णन या उल्लेख कौशितकी उपनिषद में है, तो इस काल से छत्तीसगढ़ के साक्ष्य है। ठीक, तो इस काल से छत्तीसगढ़ के साक्ष्य मिलते हैं या छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ का नामकरण ही नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ से मतलब है छत्तीसगढ़ से संबंधित जो राज्य क्षेत्र है आसपास के, उसका वर्णन हमको इस समय देखने को मिलता है कौशितकी उपनिषद में, विंध्य पर्वत और रेवा नदी के रूप में। रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी वर्तमान की। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्ण तरीके से बता दिया कि कहाँ पर छत्तीसगढ़ के साक्ष्य है, मतलब किस काल के छत्तीसगढ़ के साक्ष्य है और किस काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य नहीं है, किस काल के छत्तीसगढ़ के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे रामायण काल, उसके बाद महाभारत काल की। पहले हम देख लेते हैं रामायण काल। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रामायण काल, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को लेकर, रामायण से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं। सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ऊपरी राज्य जो है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, वो उत्तर प्रदेश और कुछ क्षेत्र बिहार का। तो इस पूरे क्षेत्र को, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार का कुछ क्षेत्र है, उसे हम कोसल राज्य के नाम से जानते हैं। इस कोसल राज्य को दो भागों में और ज़्यादा विभक्त कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ये ऊपर वाला भाग को मान लिया उत्तर कोसल, उत्तर कोसल, और उसके निचले वाले भाग को, जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ का यह पोर्शन आता है, उसे हम मान लेते हैं दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र। ठीक, उत्तर कोसल के राजा थे कौन? दशरथ। और दक्षिण कोसल के राजा थे भानुमंत। और भानुमंत की पुत्री जो थी वो थी कौशल्या। कौशल्या का विवाह जो है दशरथ से हो गया, और चूंकि भानुमंत की कोई भी पुत्र संतान नहीं थी, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र का जो राज्य है वो किसे प्राप्त हो गया? राजा दशरथ को। ठीक है, तो इसे संयुक्त रूप में कोसल राज्य कहा जाता है, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल को मिलाकर। क्लियर है? इतनी बातें। अब एक और बात आप ध्यान रखेंगे, उत्तर कोसल की राजधानी जो है उसे श्रावस्ती कहा जाएगा, श्रावस्ती। ठीक, और दक्षिण कोसल की राजधानी के रूप में आपको याद रखना है कुशस्थली, कुशस्थली। और वर्तमान में हम बात करें, चूंकि दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ वाला भाग है और इसकी राजधानी कुशस्थली है, तो वर्तमान में कुशस्थली कौन से क्षेत्र को कहेंगे छत्तीसगढ़ के? तो आपको याद रखना है, जो कुशस्थली
सिरपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान में जो सिरपुर वाला क्षेत्र है उसे कुशस्थली कहा जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न हम आगे और भी देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो ये क्लियर है इतना। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। अब देखिए, कोसल राज्य है तो इस क्षेत्र की भाषा क्या होगी? कोसली। मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कोसली कही जाएगी, क्योंकि कोसल राज्य क्षेत्र था। क्लियर है रीज़न इसके पीछे भी? कोसल राज्य हो गया। अब देखिए, रामायण काल की बात करते हैं। अभी भी रामायण काल की ही बात कर रहे थे। अब राम भगवान आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इस समय रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कोसल। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजधानी थी कुशस्थली। अब हमको देखना है कि वनवास के दौरान श्री राम भगवान छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरे थे, जिसे हम कहते हैं राम गम पथ। ठीक है, तो ये मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राम भगवान कहाँ कहाँ से होकर गुजरे थे अपने वनवास के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके वो आए थे सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र से संबंधित जो रामायण काल से संबंधित है वो हमको साक्ष्य याद करने हैं। जैसे देखिए, रामगढ़ या रामगिरी पर्वत। ठीक है, रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ की पहाड़ी कहना चाहिए, या रामगिरी। ठीक है, गिरी मतलब पहाड़। तो रामगढ़ का पहाड़ या रामगिरी पहाड़ माना जाता है कि राम भगवान के आने से नाम पड़ा। साथ ही साथ सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत भी। देखिए, छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियां हैं विंध्य पर्वत श्रेणी की, उसमें ही किष्किंधा पर्वत माना जाता है छत्तीसगढ़ की मान्यता के अनुसार। तो किष्किंधा क्षेत्र भी माना जाता है, किष्किंधा पर्वत। ठीक, और सीता कुंड। इतने सारे साक्ष्य, या कहना चाहिए रामायण काल से संबंधित इतने सारे क्षेत्र आपको सरगुजा से याद रखने हैं, रामायण काल से संबंधित। ठीक, तो राम भगवान फिर सरगुजा से नीचे आए, पहुंच गए रायगढ़। रायगढ़ में आपको रामायण काल से संबंधित याद रखना है राम झरना। ठीक है, राम झरना रायगढ़ में है। रायगढ़ से होते हुए पहुंच गए जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का दो नाम आपको याद रखना है, वो है शिवरी नारायण और खरौद। शिवरी नारायण वह क्षेत्र है जिसमें श्री राम भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, और खरौद में भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। खरौद, दोनों के दोनों क्षेत्र जांजगीर चांपा के अंतर्गत आ रहे हैं। जांजगीर चांपा से होते हुए महासमुंद पहुंचे, और महासमुंद के संबंध में आपको याद रखना है तुरतुरिया। ठीक, तुरतुरिया वह क्षेत्र है जहां पर वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। ठीक है, और लव कुश की जन्मस्थली है। लव कुश की जन्मस्थली, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तुरतुरिया महासमुंद के अंतर्गत। महासमुंद से होते हुए पहुंच गए कांकेर, जहां पर क्षेत्र आपको याद रखना है पंचवटी, जहां से सीता माता का हरण हुआ था रावण के द्वारा, सीता हरण। ठीक, उसके बाद कुछ समय भगवान श्री राम ने दंडकारण्य क्षेत्र में बिताए। मतलब ये जो पूरा बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पर कुछ समय गुजारा उन्होंने दंडकारण्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम रामायण काल में दक्षिण कोसल, और बस्तर का नाम दंडकारण्य रामायण काल में आपको याद रखना है। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ मान्यता के आधार पर है, क्योंकि जैसे हम बात करें कि पंचवटी जो है वो महाराष्ट्र में भी हमको देखने को मिलता है, तो ये अपनी अपनी मान्यता है। छत्तीसगढ़ के संबंध में मान्यता जो है उससे संबंधित क्षेत्र, यह मैंने आपको बता दिया। मतलब भगवान श्री राम जो है सरगुजा से होते हुए रायगढ़, रायगढ़ से होते हुए जांजगीर चांपा, महासमुंद, कांकेर, फिर दंडकारण्य आए। तो ये है राम गम पथ, मतलब जहाँ जहाँ से राम भगवान गुजरे। अब आप सीक्वेंस अगर बोलोगे कि लव कुश का जन्म यहाँ पर हुआ, तो उससे पहले तो सीता माता का हरण हुआ था, तो फिर इसके बाद ये कैसे? तो इतना हमको लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाना है, मान्यता है, मान लिया हमने। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रामगम पथ है छत्तीसगढ़ की मान्यता के अनुसार। ठीक, तो ये हो गया पूरा आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित क्षेत्र जो रामायण काल से संबंधित है। क्लियर है? अब क्या किया राम भगवान ने, जो ये कोसल क्षेत्र था, कोसल राज्य क्षेत्र था, उसको दो भागों में, जैसे कि पहले भी था, वो उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल को का राज्य क्षेत्र जो है उन्होंने लव को दे दिया, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिण कोसल के राज्य क्षेत्र भगवान राम ने कुश को दे दिया, जिसकी राजधानी कुश स्थली थी। यहीं से पढ़ा, कुश को दिया तो कुश स्थली।
ठीक है, राजधानी कुशस्थली सिरपुर वाला क्षेत्र। पूरी चीज़ें क्लियर हो गई आपको आई थिंक, रामायण काल से संबंधित। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो जो बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ नोट करते जाइए। तो ये हो गया रामायण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ से संपूर्ण बातें। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं महाभारत काल की। ठीक, अब देखिए ये जो रामायण काल और महाभारत काल है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये अलग ही टाइम पीरियड है। ठीक, और रामायण काल और महाभारत काल वो पूरा अलग है सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि रामायण काल और महाभारत काल इसके अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा अलग है। जो मैंने अलग से लिख दिया है वो खत्म हो गया। फिर इंडिपेंडेंटली हमने रामायण काल शुरुआत की, फिर हम बात करने वाले इंडिपेंडेंटली महाभारत काल की। चलिए देखते हैं, अब महाभारत काल में आ जाते हैं। ठीक, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम आपको याद रखना है प्राक कौशल, प्राक कौशल। और एक और बात याद रख लीजिए कि बस्तर का क्या नाम था महाभारत काल में, तो बस्तर का नाम था महाकांतर, महाकांतर। महाभारत काल की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था महाभारत काल में और बस्तर का नाम था महाकांतर। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। पिछले वीडियो बोलने का मतलब है जब मैंने छत्तीसगढ़ का नामकरण बताया था शुरू वाले वीडियो में, उसमें बताया हुआ ये सारी बातें। फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए यह जो महाभारत का काल है जिसमें छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जा रहा है, यह किसके द्वारा जीता गया था महाभारत काल में, तो ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को सहदेव द्वारा जीता गया था। 5 पांडव उसमें से एक सहदेव। ठीक है, सहदेव द्वारा जीता गया था प्राक कौशल क्षेत्र को, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था उसको। अब कुछ तथ्य हम बात करेंगे, कुछ कहना चाहिए, तथ्य नहीं कहना चाहिए, मतलब कुछ बातें याद करेंगे हम महाभारत काल से संबंधित जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। देखिए, अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी सिरपुर को कहा जाता है। ठीक है, अर्जुन के जो पुत्र थे बभ्रुवाहन, उसकी राजधानी सिरपुर को कहा जाता है। और सिरपुर का प्राचीन नाम, यह कहना चाहिए महाभारत काल में प्राचीन नाम चित्रांगदापुर था, चित्रांगदापुर था। अब ये चित्रांगदा कौन है, तो याद रखना चित्रांगदा जो है वो अर्जुन की पत्नी थी। तो बभ्रुवाहन ने जो सिरपुर राजधानी बनाई थी उसे अपनी माता के नाम पर रख दिया चित्रांगदापुर। एकदम क्लियर है। भीमखो, अब देखिए यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए भीमखो, लाक्षागृह और भीम के बड़े बड़े पैर का साक्ष्य मिला है हमको महासमुंद के खल्लारी क्षेत्र से, महासमुंद के खल्लारी क्षेत्र से, जिसका प्राचीन नाम है खल्लवाटिका। वर्तमान नाम बता रहा हूँ, साथ साथ प्राचीन नाम, मतलब महाभारत काल में और प्राचीन नाम क्या था उस क्षेत्र का, वह भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ और संबंधित जिला में भी बताते जा रहा हूँ। जैसे भीमखो, लाक्षागृह और भीम के बड़े पैर जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, खल्लारी। ठीक, खल्लवाटिका प्राचीन नाम और संबंधित जिला है महासमुंद। आप जब कभी खल्लारी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा पैर है, वो भीम के पैर माने जाते हैं। लाक्षागृह, भीम को, इस तरीके से आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ताम्रध्वज की राजधानी, महाभारत पात्र है ताम्रध्वज, ठीक, की राजधानी रतनपुर, जिसे प्राचीन नाम के तौर पे याद रखना है मणिपुर कहा जाता है। ठीक है, मतलब महाभारत काल में रतनपुर को क्या कहा जाता था, मणिपुर। और ये रतनपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, याद करेंगे। ठीक है, इसके पीछे कहानी है, ताम्रध्वज और मोरध्वज की कहानी है। क्योंकि मोरध्वज जो है, जिसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है, उसके जो पुत्र थे वो थे ताम्रध्वज। ठीक है, तो पांडवों द्वारा जब अश्वमेघ यज्ञ कराया जा रहा था तो जो घोड़ा चलते हुए पहुंच गया कहाँ पर, रतनपुर राज्य में, मतलब मणिपुर में, तो उसे रोक लिया किसने, ताम्रध्वज ने रोक लिया। ठीक है, अर्जुन का घोड़ा था, रोक लिया उसे। तो इसके पीछे पूरी एक कहानी। ठीक है, और जो मोरध्वज की राजधानी हम आरंग को कह रहे हैं, कहाँ से नाम पड़ा सुन लीजिए। क्या हुआ कि श्री कृष्ण द्वारा मोरध्वज को कहा गया कि आप अपने पुत्र ताम्रध्वज का गला आरी से काट दीजिए। तो आरी से गला काटने के वजह से इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। ठीक है, आरी से काटने की वजह से आरंग पड़ा, ये कहानी है इसके पीछे। ठीक है, तो मोरध्वज की राजधानी आरंग को याद करना है, जिसका प्राचीन नाम भांडेर और जिला है रायपुर जिला। ठीक है, रायपुर जिला, आरंग जो है रायपुर जिले के अंतर्गत। और ताम्रध्वज की राजधानी जो मोरध्वज के पुत्र थे उनकी राजधानी रतनपुर, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में। और रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था। ठीक है, संबंधित जिला बिलासपुर, यह आप ध्यान में रखते चलेंगे।
अब महाभारत काल से संबंधित एक जैन बोल सकते हैं भगवान ऋषभ तीर्थ, ठीक। और इससे संबंधित क्षेत्र आपको याद रखना है गुंजी, जिसका प्राचीन नाम था दमऊ दरहा, जांजगीर चांपा के अंतर्गत, ठीक है। जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, तो उनके जो साक्ष्य हैं, मतलब वो एक तरीके से महाभारत के समकालीन थे। तो ऋषभ तीर्थ या ऋषभ देव के साक्ष्य जो मिले हैं वो गुंजी से मिले हैं। प्राचीन नाम है दमऊ दरहा, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो इतने सारे बात आपको महाभारत काल से याद रखने हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो ये हो गया रामायण काल, महाभारत काल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से सारे फैक्ट हम कवर करते जाएंगे। कोशिश रहेगी कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपका ना छूटे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, ठीक है। हमको भी प्रेरणा की आवश्यकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।